नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो की चर्चा करेंगे कि बाजार के अंदर क्या उठा पटक रही और क्या रही बड़ी बड़ी खबरें जो दुनिया में आजकल चल रही हैं। सबसे पहले आज जान लेते हैं सरकार का क्या मूड माहौल है। देखो, आज हमने 25,815 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कुल मिला के हमने नीचे से रिकवर होकर बंद हुआ है। 25,815 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो 25,800 का, वो बचा लिया है। आज अगर एफआईआई के ऊपर नजर डालेंगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 595 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है और डीआईआई के ऊपर नजर डालोगे तो 2700 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदारी करी है। एक और अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं कि भारत और ओमान के बीच में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जिससे अब दोनों देशों के बीच में 99% के आसपास जो ज्यादातर है ना ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा। मतलब ना हम उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ना वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ओमान से डील हो गई है। 99% हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ड्यूटी फ्री रहेंगे, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह इन सेक्टरों को देखने के लिए फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, आरबीआई गवर्नर ने एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कहा है कि अब बहुत लंबे समय तक ब्याज दरें नहीं बढ़ने वाली, मतलब ब्याज दरों में कमी रहेगी। उसी को बयान आने के बाद, जब उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, उसके बाद बैंकों ने अपने होम लोन के ऊपर, अपने जो मतलब क्रेडिट ग्रोथ जैसे हम बोलते हैं ना, कि आरबीआई ने लोन के ऊपर कम रेपो रेट पे लोन दे दिया, लेकिन यह क्या करते हैं, बैंक उसको सामने डिलीवर्ड नहीं करते, क्योंकि इनके एनआईएम इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब इन्होंने होम लोन, कार लोन, बाइक मतलब पर्सनल लोन, इन सब चीज़ों पे जो लगभग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है, मतलब अपनी तरफ से कस्टमर को देना शुरू कर दिया है आरबीआई गवर्नर के इंटरव्यू के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब नहीं रहने वाला, मतलब हम ज़्यादा दिनों तक रेट नहीं बढ़ाने वाले, मतलब रेट कम ही रहेगा। एक ये है। दूसरा, अब हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, ये तीन बड़े बैंक हैं। हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, इन तीन बड़े राज्यों के तीन ग्रामीण बैंक है ना, उनको भारत सरकार और आरबीआई शेयर मार्केट में लिस्ट कराने जा रही है, उसके ऊपर विचार कर रही है। अब ये क्या है मनसा, देखो इनके जो एनपीए हैं वो अच्छे हैं, इनकी जो 300 करोड़ के ऊपर से जो टर्नओवर है वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए जो इनकी ग्रामीण बैंक है, एक हरियाणा का चुना है, केरल का चुना है, एक तमिलनाडु का चुना है, मतलब ये अब शेयर मार्केट में आने वाले, शेयर मार्केट में लिस्ट कराने जा रही है। अब चलते हैं रुपये के ऊपर, रुपये की क्या हालत है। देखो, अगर आरबीआई चाहे ना, तो आरबीआई के पास में $800 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, तो आरबीआई मार्केट में डॉलर उतारे और रुपये को संभाल ले। जैसे कि हमारा जो मतलब कंट्री कोड है वो भी 91 है, तो जब कल 91 के बाहर पहुंचा रुपया, 91 रुपये 19 पैसे के आसपास पहुंचा, तो आरबीआई ने मार्केट में डॉलर उतारे और रुपये को 68 पैसे संभाल दिया। लेकिन अब ऐसा आरबीआई गवर्नर्स के बातों से लग रहा है कि अब वो रुपये को शायद ढीला छोड़ेंगे, मतलब जाने देंगे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आरबीआई चाहे तो रुपये को कुछ भी कर सकता, संभाल सकता, लेकिन अगर आरबीआई ने हाथ नहीं लगाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारा नहीं रुपया नहीं संभाला, तो रुपया 91 और 92 रुपये तक भी जा सकता है, और आरबीआई संभाल ले तो कुछ भी हो सकता है। अब नजर डाल देते हैं विक्स की। जो वोल्टिलिटी इंडेक्स है ना विक्स, वो पहुंच गया है 9.8 पे। वो क्या दर्शा रहा है, देखो क्या है, जो वोल्टिलिटी इंडेक्स है ना वो 3 महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पे है, और उसके साथ में वोल्टिलिटी इंडेक्स के साथ में एक चीज और है, वो है कि एनएससी का जो टर्नओवर है ना वो बेहद कम हो गया है। मतलब जैसे ही कोई ना कोई उछाल आता है तो हर आदमी बेचने वाला बैठा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि बाजार के अंदर जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती, ट्रेड डील होने के कारण बाजार में जब भी बाजार ऊपर आता है तो ऊपर से बिकवाली आ जाती है। अभी 2 दिन से जरूर आपको दिख रहा होगा कि एफआईआई ने कल भी कुछ 700 कुछ करोड़ का माल खरीदा था, आज भी खरीदा है, लेकिन नेट नेट अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने काफी पैसा निकाला है, क्योंकि जो करेंसी है ना, पिछले 10 महीने के अंदर हमारी जो रुपया है ना वो डॉलर का अगेंस्ट 7% टूट गया, मतलब 7% हमारा रुपया कमजोर हो गया। अगर हम 84 पे चल रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी जनवरी में, और अभी जनवरी आया नहीं है और अभी 91 पे पहुंच गया है। मतलब अगर एफआईआई आज भी कोई उछाल आता है तो एफआईआई बेचते हैं, हालांकि अब जरूर 2 दिन से खरीद रहे हैं। और जो एनएससी का मतलब टर्नओवर होता है ना वो सबसे कम है, और एमटीएफ बुक जो है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की जो बुक है ना, जो वर्ष
20 में लगभग 7,500 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़कर 1 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, 1,20,000 करोड़। और जिसमें भी जो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में है। मतलब ये है कि जब स्टॉक गिरते हैं, शेयर गिरते हैं, तो मार्जिन शॉर्टफॉल आने के कारण ब्रोकर उनके सौदे काट देता है। और ब्रोकर सौदा काटने से होता क्या है कि मार्केट के अंदर और गिरावट आती है। क्या है कि जो वर्ष 2020 के बाद में जो नए ट्रेडर बने हैं, जो पुराने हैं, वो सब समझते हैं कि भाई शेयर मार्केट में गिरना चढ़ना चलता रहता है। लेकिन जो वर्ष 2020 के बाद जिन्होंने एमटीएफ की बुक बनाई और एमटीएफ में काम करना चालू किया, तो वो जो शेयर खरीदे वही भाग रहा है, जो शेयर खरीदे वही भाग रहा है। 2 साल के निचले स्तर पे है एनएससी का टर्नओवर। दरअसल मेरे बड़े भाई का फोन आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा अब जो एमटीएफ की बुक है, जिन लोगों को ऐसा लगा जो वर्ष 2020 के बाद मार्केट में आए, उन्हें लगा कि हमें कोई ना कोई अलादीन का चिराग मिल गया, मतलब घिसे और बस पैसे निकल गए, घिसे और पैसे निकल गए। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले ही बहुत करेक्ट हो चुकी थी वर्ष 2020 में कोरोना काल के कारण। और कोई भी स्टॉक, क्योंकि जब कोई गिरा हुआ होता है तो कभी भी कोई कंपनी जीरो नहीं हो रही होती। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कंपनी क्या बनाती है भाई, एक्टिव व्हील बनाती है, सर्फ एक्सल बनाती है ना, डव बनाती है, तो आदमी तेल मंजन तो करेगा ही। तो ऐसा तो नहीं है ना कि यार वो शेयर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो नहीं होगा। एक वैल्यूएशन होती है स्टॉक की। अगर मान लो वो ऊपर से 20% करेक्ट हो गया, 30% करेक्ट हो गया, नीचे 40% करेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद अगर उसका पी रेशो महंगा है तो हल्का सस्ता हो जाएगा। अगर उस कंपनी में ग्रोथ नहीं आई तो वो वैल्यूएशन पे आ जाता है, चीप वैल्यू पे हो जाता है। तो सभी शेयर गिर गए, तो सब शेयर गिरने से हुआ गया किस एक वैल्यू दिखने लगी लोगों को। तो अब चूंकि जिसके पास में पैसा था या नहीं भी था, और एमटीएफ की जो बुक थी वो लोगों ने बनाई, तो जिस स्टॉक में भी खरीद रहे थे वही स्टॉक भाग रहा था, जौन सा स्टॉक भी खरीद रहे थे वही स्टॉक भाग रहा था। तो उससे हो क्या रहा था कि इन्हें लगा कि यार हमने अगर मान लो 10 लाख रुपए लेकर 40 लाख का माल खरीद लिया, और अगर इनका जो 40 लाख रुपए का है उसने अगर 10% का रिटर्न भी दिया, तो इन्हें 4 लाख का रिटर्न हो गया। मतलब इन्होंने तो नेट लगाए थे अपनी जेब से 10 लाख, और 1 महीने में इनके 10 लाख पे बन गए 4 लाख। तो इन्होंने सोचा तो डबल हो गए, ये तो 21 दिन में डबल वाली स्कीम हाथ लग गई अपने। तो हुआ ये कि लोगों को इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण लोगों ने क्या है कि इसको ये समझा कि ये हमें एक अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसे घिसो और पैसे निकाल लो, घिसो और पैसे निकाल लो। बट जो पुराने ट्रेडर हैं, जिन्होंने लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस देखा है, जिन्होंने यस बैंक का समय पे यस बैंक क्यों डिफॉल्ट हुआ ये देखा है, उन लोगों ने इस चीज को बहुत गौर से और अच्छे से ऑब्जर्व किया। उन लोगों ने कौन से स्टॉक उठाए, उन लोगों ने भी उठाए एमटीएफ में, ऐसा नहीं कि पुराने आदमियों ने नहीं उठाए। उन्होंने कौन से उठाए, आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से उठाए, उन्होंने बजाज फाइनेंस उठाए, उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाए, क्योंकि भाई ये बिजनेस कभी जीरो नहीं होंगे। अब ये समझो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तुम्हारे 2,000 रुपए लगे, मतलब तुम्हारे 1 लाख रुपए लगे, वो 2 लाख करोड़ की कंपनी है। मतलब तुम कहीं नहीं लग रहे यार, एक जहाज में तुम्हारी एक छोटी सी कील लगी है, और उस कील के कारण तुम रात को नहीं सो रहे, चिंता भारी है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने जो कम जानकारी रखते थे, या तो उन्होंने एमटीएफ में क्या किया कि स्मॉल कैप जो छोटे हैं, जिनके बेस छोटा है, उनको उठाया। क्योंकि जब स्टॉक भागते हैं ना, जो लार्ज कैप स्टॉक होता है ना, कोई भी कंपनी हो, वो क्या है 2% 3% चढ़ता है, और जो स्मॉल कैप रहता है उसमें आपको दिखेगा 10% 12% का रिटर्न। और जब वो गिरते हैं तो उनमें लोअर सर्किट लगता है, मतलब निकलने तक का मौका नहीं मिलता। तो अब एमटीएफ की बुक बन गई। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की एमटीएफ की बुक ऐसी है जो कि डिफेंस के शेयरों में है। अब डिफेंस से रिलेटेड कोई अभी थीम है नहीं। देखो, हर हर थीम में जब भी एक नया सेक्टर होता है, जब भी नई थीम होती है, तो उसे चुनने के लिए नया ही सेक्टर आता है। आपने देखा कि जब एक रेलवे और इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक भागे, अब रेलवे और इंफ्रा कहीं नहीं चलते, वहीं खड़े हैं। अब एक नई सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर को लेकर के थीम आ गई। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय आपने देखा कि एक थीम पकड़ी। वो थीम क्या थी, जी जो भी मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट बना रही है, या हेल्थ से रिलेटेड सिरिंज वगैरह बना रही है ना, इस तरह की जो स्टॉक थे ना, वो भागे। तो जब भी एक बुल रन होता है, उस बुल रन में जो सेक्टर होता है वो नया होता है। कभी भी सेम बुल रन का सेम सेक्टर नहीं रहेगा कि इस बार अगर रेलवे और डिफेंस चली है तो अगली बार भी रेलवे और डिफेंस चलेगी, ऐसा नहीं होता।
तो एमटीएफ बुक ज्यादा होगी, ज्यादा होने से मार्जिन शॉर्टफॉल आ रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा एनएससी का टर्नओवर है ना, हम फिर से वहीं आते, वो 3 साल के सबसे निचले स्तर पे आ गया है। ठीक है। वोल्टिलिटी इंडेक्स विक्स जो है, जो कि मार्केट के अंदर बेचैनी को दर्शाता है। अगर विक्स 15 के ऊपर है, मार्केट मार्केट के अंदर बेचैन लोग हैं, कभी भी कुछ भी करे, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। और अगर 10 से 12 के बीच में विक्स चल रहा है, मतलब झूम झाम का स्टाइल वाला काम चल रहा है। अगर 9 के नीचे आ गया है, मतलब 3 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया है, 9.8 पे आ गया है, तो वो क्या दर्शा रहा है? वो ये दर्शा रहा है कि जो विक्स है ना, शेयर मार्केट के अंदर कितने लोग बेचैन हैं, वो ये दर्शाता है। जैसे अभी विक्स अंदर क्यों है भाई? हमारी पुतिन आके चले गए, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने बोल दिया हाँ डील होगी, तो मतलब होगी। कुछ ऐसा खबर आ रही है क्या कि जिससे मतलब मार्केट के अंदर बेचैनी जैसा माहौल हो? नहीं समझो, और लेमन लैंग्वेज में समझो। पाकिस्तान कल सीज फायर का उल्लंघन कर दे और वो इसी तरह मिसाइल मार दे, उधर अमेरिका पाकिस्तान को बोल दे कि मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करता हूँ, इधर तुम्हारा चाइना और रूस बोल दे कि मैं भारत की सपोर्ट करता हूँ, तब विक्स देखना आप 20-25 पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर बेचैनी है, अनसर्टेनिटी है, कब क्या हो जाएगा। तो विक्स सबसे नीचे है 3 महीने के स्तर पर, मतलब मार्केट का जो टर्नओवर है वो बहुत कम है, क्लियर, किसी भी तरह क्लियर नहीं है। पहला तो ये हो गया। आज जो है बैंक ऑफ जापान के ऊपर नजर रहेगी। बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी आने वाली है वो क्या करती है, उसकी क्या दशा और दिशा रहती है, वो भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में बताएगी। अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीदें जतनी है कि भाई कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान जो है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। जैसे हमारे ब्याज दरों में कटौती की है, वे बढ़ोतरी कर रहे हैं। उससे क्या इम्पैक्ट होगा? वो अपनी करेंसी, उसका जो येन है ना, वो डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होगा। भाई जब भी किसी देश में, किसी देश अपनी, कोई देश अपनी करेंसी को कमजोर करने के लिए अगर ब्याज दरों में कमी कर दी, तो उसकी करेंसी कमजोर होगी, 100% होगी, ये मान के चलो। डॉलर इंडेक्स 100 पे चल रहा था, अब 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट करा अमेरिका ने, आज 98 पे आ गया डॉलर इंडेक्स। समझ गए? हमारा रुपया जिस समय ब्याज दरों में कमी हुई, उस समय कितने का था? 88 का था, आज 91 पे आ गया। तो अगर कोई बैंक, और कोई भी फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो भारत का आरबीआई हो, कोई भी बैंक अगर अपने ब्याज दरों में कमी करता है, तो यानी कि उसकी करेंसी कमजोर होगी। ये तो आप 100% मान लो। अब चल लेते हैं जो म्यूचुअल फंड को लेकर के सेबी को और ब्रोकरों के बीच में सहमति बनी है, वो क्या है। देखो क्या है कि आपने देखा कि इन लोगों के बीच में सहमति बनने के बाद भी ये शेयर गिरे नहीं, उल्टे चढ़े हैं। कारण क्या है? देखो कारण ये है कि जो आप देखते हो ना, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इसको लेकर के भी सेबी की और जो ब्रोकर है उनके बीच में घापा घापी मची थी कि भाई, अब उनने कहा क्या, ब्रोकर ने कहा कि भाई जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, या जो एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है ना, ये जो ट्रांजेक्शन टैक्स लगते हैं ना, ये तो आप चाहे बड़ा कोई फर्म हो, चाहे अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड है, चाहे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, चाहे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, ये खरीदेंगे इन पे भी लगेगा, और इंडिविजुअल में शेयर खरीदूंगा तो मेरे पे भी लगेगा, बराबर है। तो आप इसको ब्रोकरेज में मत जोड़ो। सेबी क्या बोलती थी कि भाई म्यूचुअल फंड को हम गांव गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, हर लोगों को सेबी ये चाहती है, और कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट को लेकर के अवेयर्स हों, ज्यादा से ज्यादा लोग एसआईपी को लेकर के अवेयर्स हों। क्योंकि अगर हमारी, जैसा अभी हम एफआईआई की अगर लॉन्ग पोजीशन देखें ना, तो 10% के आसपास में बनी हुई है। अगर हम सपोज करो एफआईआई से जितना डोमेस्टिक पैसा है ना, शेयर आपको मैं फिर से एक छोटे से शॉर्ट पे चलता हूँ। भारत के अंदर मात्र 5% लोग शेयर मार्केट में अभी भी हैं। पेनिट्रेशन देखो कितना है। बॉन्ड मार्केट की मैं बात ही नहीं कर रहा, बॉन्ड मार्केट में तो 0.1% है। अगर 100 आदमी है तो 100 आदमियों में से, मतलब 1000 आदमियों में से एक आदमी बॉन्ड में पैसा निवेश करता है। बॉन्ड मार्केट की पेनिट्रेशन इतनी है। और शेयर मार्केट में 100 आदमियों में से 5 करते हैं, और 5 में से 3 लॉस में रहते हैं, कुट पुट करते हैं। वो तो है, पाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, 2 लाख डाले, 4 लाख निकाले। और 1% लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में निवेशक हैं, जिन्हें शेयर मार्केट में गिरने फिरने से कोई लेना देना नहीं, अच्छी कंपनी के फंडामेंटल उठाते हैं वो, और कोई दिक्कत नहीं, धर के बैठे हैं। स्टॉक ऊपर से 40% भी करेक्ट हो जाए कोई बात, अगर उन्होंने 1000 का शेयर खरीदा और वो 600 का रह गया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस दिख रहा है, फंडामेंटल दिख रहे हैं उन्हें। और
आधा परसेंट लोग ऐसे हैं जो चर्निंग करके अपने पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं। चर्निंग क्या होता है? अगर मैंने 10 लाख लगाए, मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मैं 10 को कोशिश करूंगा 12 लाख करने की, तो उससे क्या मेरा कैपिटल इंप्रूव होगा। और आधा परसेंट लोग ऐसे हैं जो कुटपुट में फायदा करते हैं, जनरल जैसी कंपनी फिर से आते हैं। तो 5% लोग हैं। अभी 14 करोड़ डीमेट अकाउंट है, 10 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, और उसमें से भी मात्र 8 करोड़ डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, और उसमें 4 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो कि एसआईपी वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले। 1 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो कि बस उनमें केवल कभी अगर ब्रोकर ही बोल दे कि तुम्हारा अकाउंट बंद होने वाला तो वो ट्रेड मारते हैं। 2 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो कि स्विंग ट्रेड करके एक्टिव ट्रेड है, मतलब 1 करोड़ के आसपास। और 2 करोड़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तलवार नंगी घुमा रहे भाई साहब, बिल्कुल नंगी, चाऊ 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 चाऊ, मतलब उनके लगी तो भी ठीक और अक्के लगी तो भी ठीक। भाई बताओ यार कि एसएसटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के रूप में आपसे कितना पैसा ले रही है? आपके कभी विचार नहीं किया। आप केवल विचार काय पे करते हो? ब्रोकरेज पे। जैसे कि आप कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखते, ये बिजनेस क्या करती है, बिजनेस भविष्य में चलेगा क्या नहीं चलेगा। पता चला आपने रामसंस की कंपनी में पैसा डाल दिया, अब लोग बाग मोबाइल में ही गाने चला रहे हैं, कौन सा चलाना। तुम रामसंस की रेडियो वाले में पैसा लगा रखा है, और रामसंस की रेडियो कब आती थी, पता चला तुमने एटलस की कंपनी में पैसा लगा दिया। भाई डिपेंड ये करता है ना कि आप खरीद क्या रहे हो और कब खरीद रहे हो। फिर से अपन वहां आते, तो हुआ क्या कि जो म्यूचुअल फंड और सेबी को लेकर के सहमति बनी है ना, उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा था इनकी ब्रोकरेज को लेकर के, इन पे जो ब्रोकरेज 10% लगती थी, वो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि सेबी से घटा करके 2% ना कर दे, लेकिन सेबी ने उसे घटा के 6% किया है। मतलब जितना अनुमान था ना उससे कम ही घटाई है। और समझ लो लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है या आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ऐसा समझो, जब समझोगे 10 अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो पे आपको साल में जो एएमसी लगती थी ना, एनुअल मेंटेनेंस फीस, वो लगती थी 10,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि ये घट के शायद 2% ना हो जाए, मतलब 10 लाख के पोर्टफोलियो पे 2,000, लेकिन सेबी ने इसे 6,000 कराए। तो इससे ब्रोकर भी बच गए, क्योंकि ब्रोकर अकेले नहीं है ना, उनको भी तो पूरी चेन चेन लेके चलनी है, इसीलिए ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। और ब्रोकरों की तरफ से जो सेबी को तर्क दिया गया वो तर्क संगत भी है। भाई सेबी को जो तर्क दिया वो ये कहा कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग रहे हैं, एसजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, ये आप ब्रोकरेज में क्यों जोड़ रहे हो? भाई आप तो ये एएमसी में जोड़ लेते हो कि आपकी इतनी एएमसी लग रही है, पर रियल में तो एएमसी थोड़ी लग रही है, एएमसी तो कम लग रही है, ये तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह लग के हो रही है। बोला हाँ बात तो सही है। तो इसको लेकर के सहमति बनी। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिला कि भाई स्टॉक जो थे ना, जो एएमसी से रिलेटेड थे, चाहे नुवामा वेल्थ हो, चाहे एचडीएफसी हो, इनके अंदर तेजी देखने के लिए आपको मिली। ऑल ओवर जो एशिया के बाजार हैं, उनकी तरफ से मिला जुलाई कारोबार देखने के लिए मिला, मतलब कहीं धूप कहीं छांव वाली कंडीशन देखने के लिए मिली। ओला के जो प्रमोटर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने आज जो 34 रुपए के फ्लोर प्राइस पे 1% हिस्सा फेर बेच दिया है। कंपनी की हालत हो गई है गरीबी में आटा गिली जैसी। कंपनी जो एक वर्ष समय पे 30, मतलब लगभग मान के चलो 30,000 स्कूटर पर मंथ बेचती थी, अब वो 19,000 स्कूटर पर मंथ बेच रही है। वही दूसरी बात, एक समय में 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था ओला का, आज 14,800 कुछ करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। टॉप से 160 रुपए से आज 31 रुपए पे खड़ा है। मतलब अगर जिसने टॉप में खरीदा है वहां तक जाना है तो यहाँ से स्टॉक को 5 गुना होना पड़ेगा, मतलब हाथ जल गए आग का बबूले में। और तो और जिन लोगों ने आईपीओ में निवेश भी किया है ना, उसके लिए भी 2.5 गुना होना पड़ेगा। 72-73 रुपए में शायद इशू हुआ था, ये 71-72 रुपए में आई थी। अब यहाँ से हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन इसलिए नहीं होगी कि कंपनी का जो फोकस है ना वो बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो गया है। इस कंपनी को जो मतलब जैसे हम बोलते हैं कंपटीशन, वो कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कंपटीशन? ऐसे मिल रहा है कि भाई एथर, टीवीएस, हीरो, तमाम, एक मैं वीडियो सेपरेट इसके ओला के ऊपर ही बना दूंगा, ओला की कुंडली करके आप उसको जा करके देख सकते हैं, कि उसमें मैं बता दूंगा कि क्या एक्चुअल में रियल कंडीशन चल रही है। चांदी चांद पर पहुंच गई है, चीन मान नहीं रहा है। चीन ने अपने यहाँ जो माइनिंग है उसको भी कम कर दिया है। चीन जिस तरह से रियल मटेरियल को लेकर के
पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता है। उसी तरह से चीन चाहता है कि मैं मोनोप्लेट कर दूं पूरी दुनिया को। चीन की जब मर्जी आती है, चीन अपने यहाँ की रियल अर्थ रोक देता है। अमेरिका अरे 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 भाई भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन सब ठीक है, ठीक है, चल दो। वो कभी कुछ कर देता। अभी हमारा उसने स्पेशल फर्टिलाइजर रोक दिया था बिना कोई कारण बताए। बोला अभी कोई कारण तो पता नहीं है, पर हमने रोक दिया। हमारे विदेश मंत्री या बड़े बड़े मंत्री भैया हमारे से क्या दिक्कत है यार, हमारे तो किसानों की दिक्कत हो जाएगी, तो उधर बुआई का समय है और आप जो है गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। तो चाइना ना पूरी अभी अपनी करेंसी को देखो एक समय पर, हालांकि विश्व जानता है, वर्ल्ड जानता है कि चाइना अपनी करेंसी को मोनोप्लेट करता है। मतलब चाइना जैसे ही उसको ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर उसको अपना बाजार सस्ता करना, तो करेंसी डिवैल्यू कर देता है वो। और अभी वो उल्टा कर रहा है, मतलब अपनी करेंसी को डॉलर का अगेंस्ट मजबूत कर रहा है। इसके परिणाम आगे आगे देखने के लिए आपको मिलेंगे कि भाई इसके क्या क्या परिणाम होने वाले। क्रूड ऑयल 3% आज फिर उछल गया है। क्रूड ऑयल क्यों उछल गया है? क्योंकि क्रूड ऑयल को लेकर के जो वेनेजुएला में सबसे बड़े तेल भंडार है ना, वहां पे ट्रंप ने कोई उधम मचा दिया है। और ट्रंप के उधम मचाने से क्रूड ऑयल में फिर से हलबली सी मच गई है। वेनेजुएला पे नजर है डोनाल्ड ट्रंप की। और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं, सबसे ज्यादा तेल के भंडार है, प्रचुर भंडार है। और ट्रंप चाहता है कि वैसे कैसे यार तू हमें दे, कैसे कैसे कर लेगा तू, ये होगी। और इस पे ऊपर डायरेक्ट हमला कर, कई बार तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने ये भी बोल दिया कि आपको जान बचा के भागना है तो भाग जाइए। देखो अमेरिका के सामने वेनेजुएला टक्कर नहीं ले पाएगा, ना ही लड़ पाएगा, ये तो सत्यता है और सही भी है। कारण कि वेनेजुएला के पास में ना तो उतने उतने उन्नत किस्म के हथियार है, और जो उसके पास में वर्तमान में भी फाइटर जेट हैं भी, वो भी कभी पहले अमेरिका नहीं दिए थे, वही उसके पास में है। लेकिन इतना भूखा नंगा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट वेनेजुएला की सपोर्ट करता है रूस। ये ध्यान रख लो, अगर रूस सामने आ गया तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ नहीं होने वाला। आज जो क्रूड ऑयल $62 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा है, कल $59 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। उसके पीछे कारण ये है कि वेनेजुएला में जो उद्यम मचाया ना ट्रंप ने, उसका ही परिणाम है ये। आज जो डोनाल्ड ट्रंप है वो देश को संबोधित करेंगे, और वो देश को संबोधित करके क्या बोलते हैं क्या देखते हैं वो आज हम तो सोएंगे अपन, तो सुबह पता चलेगा उन्होंने क्या कहा। एक क्या है कि यूएस के अंदर जो एआई के स्टॉक है ना, उनके अंदर जो गिरावट आ रही है ना, उससे भारत के अंदर जो आईटी से रिलेटेड स्टॉक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट इनको रिवर्स ट्रेड के चलते फायदा मिलेगा। मतलब जब भी एआई के स्टॉक बढ़ रहे थे तो ये गिर रहे थे, इतना तो मानोगे भाई। एआई के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और ये नीचे जा रहे थे, लेकिन ये अगर वो नीचे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। रिवर्स ट्रेड इसका मतलब ये हो गया। तो जो एआई के रिलेटेड रिवर्स ट्रेड हो रही है ना, उन्हें स्टॉक जो नीचे गिर रहे हैं, उससे हमारी जो आईटी के स्टॉक है ना, उनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, मतलब फायदा होगा। आज नवंबर के सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, उनके ऊपर नजर रहेगी कैसी रहती है। और एक वीडियो बहुत लंबी बन गई, मैं सोचता था वीडियो छोटी बने, बट वीडियो क्या रोज लंबी बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आज की वीडियो का जो थीम थी वो आप समझ पाए हो। विश्व और दुनिया के अंदर जो घट रहा है उसके ऊपर आपकी एक पकड़ रहे, और पता रहे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेयर मार्केट में काम करना तो बिना वित्तीय सलाहकार के ना जाएं, नहीं तो जो है उसे भी निपटा लोगे। क्या है कि स्टॉक मार्केट है दुधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो वो क्या है कि अगर आपने बिना इंफॉर्मेशन के कुछ किया तो समझ लो नंगी तलवार है वो तो, कुट पुट करना नंगी तलवार। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना ही है, तो जैसे आप अपने यहाँ कोई डॉक्टर रखते हो, मामला को उगड़ पुगड़ जाता है तो वकील रखते हो, ऐसे ही एक वित्तीय सलाहकार रखो। भाई तुम्हारे फाइनेंशियली मामलों में ज़्यादा चतुर्भुज बनने की कोशिश मत करो। अगर मेरे पे कृषि नहीं आती तो मैं किसान को हायर कर लूंगा कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा महीने के, मेरी खेती करवा दे। ऐसा नहीं है कि मैं बल्लम बनने की खुद ही कोशिश करूँ, बोले "हैट, मैं बल्लम", और फिर अपने चोट लगवा लूँ। क्योंकि फावड़ा चलाना नहीं आता, फावड़ा नहीं चलाना आता, अंगूठा कटवा लूंगा। ये मैं प्रत्यक्ष हूँ। मैं अपने जीवन की आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे तक कृषि आती नहीं थी, मैं अपने पापा के साथ चला गया था एक बार लाइफ में। तो पापा जी कहीं चले गए थे, बुग्गी निकाल रहे थे, मतलब हमारे यहाँ क्या गन्ने की खेती होती है, तो वो बैल बैठ गया था, जो झोटा बुग्गी होती है। तो पापा जी मुझे बोले बेटा तू यहाँ बैठ जा। मैंने सोचा यार मैं तो कर लूंगा खेती, मतलब मैं डोल निकालनी थी, डोल निकाल रहे थे। तो मैंने जो फावड़ा मारा, एक तो लग गया सही से, और दूसरे में अंगूठा साफ। मेरे में प्रैक्टिकल हुआ है भाई।
तो कहने का मतलब ये है कि आप बिना वित्त सलाहकार के मत जाओ, नहीं नुकसान कर लोगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। ओला को लेकर के जल्दी ओला की हिस्ट्री को निकाल के एक वीडियो डालने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।